यूपी कोजीन सिरप मामले में नया ट्विस्ट आया है। जहरीले कफ सिरप केस के आरोपी आलोक सिंह की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इसके बाद यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश पर अटैक किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश की माफियाओं के साथ तस्वीर सामने आई है। आरोपियों का समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं, पैसे के लेन देन में भी रोल सामने आ सकता है। इस मामले की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कोजीन विवाद में योगी का अखिलेश पर अटैक, माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर है। दरअसल ये मामला लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोजीन सिरप को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और अब योगी ने करारा अटैक अखिलेश यादव पर किया है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये वो मुद्दा है जिससे बड़ा एग्रेसिवली अखिलेश यादव उठा रहे थे। लगभग अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोजीन सिरप का और सरकार की मिलीभगत का जिक्र किया करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आना और ये बताना कि माफिया तो इन्हीं के साथ मिला हुआ है, क्या अब आगे दिशा रहेगी इस पूरे मामले की? लगातार ये मुद्दा प्राची आप देख ही रही थी, पिछले 2 हफ्तों से उठ रहा था। अखिलेश यादव की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहां भी वो जाते थे, हमेशा कोजीन कफ सिरप के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के सीधी तौर पर घेरते थे। आज इंडिया टीवी ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया कि कफ सिरप मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रहा है, आप क्या जवाब बता सकते हैं? तो जो सिलसिलेवार तरीके से लगभग 3.5 से 4 मिनट तक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उसमें सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की है और ये भी बताया कि किस तरीके से इस मामले में भी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, किसी माफिया का भी उन्होंने जिक्र किया और यह भी कहा कि बाकायदा जिन लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं या जिनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, सिर्फ तस्वीरों की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की बात भी सामने की। कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आप देखिएगा माफियाओं का संबंध समाजवादी पार्टी से ही होता है। और बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव के ऊपर भी कि मुहावरा पढ़ करके बाकायदा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख की ओर इशारा करते हुए कि जो चेहरे की गंदगी को साफ करने की कोशिश करते हैं और आईने पे गंदगी लगी होती है, इस तरीके का उन्होंने जिक्र भी किया, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में न सिर्फ एसआईटी के जरिए कार्रवाई कर रही है, बल्कि सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी एक तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे हैं उसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसे बाकायदा इनसर्कल किया गया है। इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए ही शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। जरा इसका बैकग्राउंड बताएं, क्या है? आलोक प्रताप सिंह के बारे में हम लोग बहुत रिपोर्ट कर चुके हैं मीनाक्षी। आलोक प्रताप सिंह बहुत ही खास आदमी बताया जाता है, पूर्व सांसद जौनपुर के धनंजय सिंह का। और जब धनंजय सिंह से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया टीवी ने की थी तो धनंजय सिंह ने यही कहा था कि वो आलोक प्रताप सिंह को बचपन से जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, लेकिन किसी के मामले में किसी का इन्वॉल्वमेंट होना और सिर्फ तस्वीरों को सामने रख देना कि वो मेरा खास आदमी है, इससे मेरा गुनाह साबित नहीं हो जाता है। धनंजय सिंह ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी आलोक प्रताप सिंह की, जहां पर
ईडी ने लगभग 48 घंटे की रेड की थी और यह माना गया है कि आलोक प्रताप सिंह का जो अपना खुद का लखनऊ का घर है, जहां से भी इंडिया टीवी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है दर्शकों के सामने, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ऊपर की है और जो इंटीरियर घर में कराया गया है उसकी कीमत भी लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये जो पैसा है वो आया कहां से, किस तरीके से अर्जित किया गया और कैसे घरों में लगा करके करोड़ों का पूरा अंपायर खड़ा कर दिया गया। आलोक प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि एसटीएफ में और यूपी पुलिस में वो बाकायदा काम कर चुका है और अपने गलत इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही उसकी बर्खास्तगी की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस से। उसके बाद वो सांसद धनंजय सिंह के साथ जुड़ता है, काफी सारा कारोबार करता है, रियल एस्टेट में कारोबार करता है। लेकिन अब सवाल इसी बात के उठ जाता है कि आलोक प्रताप सिंह की भी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो इशारा किया है संभवतः इसी तस्वीर की वजह से किया है कि जो प्रारंभिक इन्वॉल्वमेंट है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ सामने आ रहा है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन जानकारी के लिए और अभी में अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां शव दफनाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है। आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उग्र भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में एएसपी को भी चोट लगी है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को शांत किया। अभी गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तोड़फोड़, आगजनी और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें हैं। कांकेर में शव दफनाने को लेकर बवाल शुरू हुआ। पहले तोड़फोड़ हुई, फिर आगजनी हुई, फिर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करने की भी नौबत आई। दरअसल पूरा विवाद सरपंच के पिता के गांव में शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ। सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था, जिससे ग्रामीणों में बहुत गुस्सा था। ग्रामीण शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ईसाई समुदाय के लोग भी सामने आ गए। 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरपंच के घर के पास जमकर तोड़फोड़ की और फिर वहां पर आग लगा दी। आपको बता दें, इसके बाद पुलिस ने गांव में पहुंचकर भारी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकाला। अभी गांव में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर इलाके को सील कर दिया है। गांव का माहौल और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए बाहरी लोगों की गांव में एंट्री बैन कर दी गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शव दफनाने का ये मामला कितना बड़ा हो सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जगह जगह पर तोड़फोड़, जगह जगह पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए गांव में किसी की बाहरी शख्स की एंट्री पर रोक लगा दी है। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़े, आप देखिए कैसे लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर मौजूद हैं। घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है और जब पुलिस हालात को नियंत्रण करने के लिए पहुंचती है तो पुलिस पर भी हमला किया जाता है, जिसमें एएसपी भी घायल हो जाते हैं। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या ताजा हालात हैं? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या उन पर नियंत्रण पा लिया गया है, अब शांति है? देखिए, हालात अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस ने 144 लगा दिए। तमाम क्षेत्रों से, आसपास के इलाकों से, बड़ा तेवड़ा जो ये गांव है वहां पर पुलिस दल बुला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का पथराव हुआ है तस्वीरों में हमने देखा है। बताया जा रहा है एक डीआईजी समेत जो एसपी हैं ये गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है कांकेर के इस इलाके में, दरअसल आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय से ईसाई धर्मांतरित हो चुके परिवार के बीच जो सरपंच हैं वो धर्म परिवर्तन कर जो है ईसाई बन चुके थे। उन्होंने अपने खेत में, जब अपने पिता का शव 14 दिसंबर के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब वहां पर शव अपने खेत में दफनाया, इसे लेकर जो आदिवासी समुदाय था उसमें भारी आपत्ति थी कि खेत के बाहर ये गांव के बाहर जलाना चाहिए था, ये दफनाना चाहिए था शव। इसको लेकर विवाद बढ़ता गया और 17 तारीख तक ये जो है उबल चुका था, जो आक्रोश है कि इस तरीके का कृत्य गांव के अंदर क्यों किया जा रहा है ईसाई धर्म अपनाने के बाद, जिसके चलते तस्वीरों में हमने देखा जनता उग्र हो चुकी और जो सरपंच है उनके घर के पास जो प्रार्थना
प्रार्थना गृह बनवाया था उसको जलाया गया। इसके आसपास 2 जो धार्मिक समुदाय के घर है उसको भी जलाया गया। हालात अभी तनावपूर्ण है लेकिन स्थिति नियंत्रण में। अच्छी बात है कि नियंत्रण में आ गई है पुलिस के। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। अभी में खबर बिहार के छपरा से डॉक्टर को किडनैप करने वाले बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 17 दिसंबर की रात डॉक्टर अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे और उसी वक्त 4-5 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें कार समेत बंदूक की नोक पर अगवा किया। बदमाश डॉक्टर को कार में कहीं ले जा ही रहे थे। जैसे ही कार होटल के पास पहुंची तभी डॉक्टर कुमार को चलती गाड़ी से उन्होंने छलांग लगा दी। वो होटल की तरफ भागे। वहां पर मौजूद लोग जब कार की तरफ दौड़े तो बदमाश वहां से फरार हो गए। उस वक्त डॉक्टर का ड्राइवर और केयरटेकर गाड़ी में ही था। तेज रफ्तार से भागने की कोशिश में अपराधियों के एक बिजली के खंभे से ये कार टकरा गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी गाड़ी छोड़कर पैदल ही वहां से भाग गए। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें एक डॉक्टर को अपहरण करने की बात आई थी। इस सूचना पर जो है हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए SIT का गठन किया एडिशनल SP राम पुकार सिंह के नेतृत्व में। और इसमें जो है तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने जो है इसमें जो 2 चिन्हित थे उनको पकड़ा, उनके सहयोगियों को पकड़ा। और जब हम लोग हथियार रिकवरी के लिए इनई के पास जो है वहाँ पर PN सिंह कॉलेज के पास थे, वहाँ के बगीचे में जो है लोग हथियार निकाल कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और 2 लोगों को गोली लगी है पैर में और इनके साथी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो अपहरण का उनका मास्टरमाइंड उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। नीतीश चंद्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश बताइए क्या जानकारी है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उसमें से एक वो मास्टरमाइंड भी है जिसके कहने पर पेशेवर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस को ये जानकारी मिली है कि शहर के ही एक डॉक्टर ने ये साजिश रची थी और वो डॉक्टर एक तरह से व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता की वजह से इनका अपहरण कराना चाह रहा था। अब आगे पुलिस और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, कैसे अपराधियों से संपर्क किया। लेकिन जो घटना सामने हुई, पहले जब पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जब छानबीन की गई तब पता चला कि यह मामला सही है। और डॉक्टर ने जिस तरह से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, उसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की। उनसे मिली जानकारी के आधार पर शुक्र की बात यह है कि डॉक्टर ठीक है और जितने अपराधी हैं वो भी पकड़े गए। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सामाजिक कार्यों में अन्याय के खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही विधानसभा में बोलेंगे आपको फिर से लिए चलेंगे। फिलहाल MP की रीवा से जो खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं, जहां बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकाबपोश बदमाशों ने पहले बाइक पर तेल भरवाया और फिर पंप कर्मचारी के पास से कैश लूटकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बाइक से 2 नकाबपोश बदमाश तेल भरवाने के लिए आते हैं। एक बाइक पर बैठा है जबकि दूसरा बदमाश नीचे खड़ा है। बदमाश ने 40 रुपया का तेल भरवाया और पंप कर्मचारी को 50 का नोट दिया। पंप कर्मचारी जैसे ही उसे 10 रुपए वापस देने के लिए कैश निकालता है, तभी दूसरा बदमाश आगे बढ़ता है और उसकी कनपटी पर कट्टा लगा देता है और पंप कर्मचारी से 45,000 रुपए लेकर दोनों बदमाश फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो ये तस्वीर भी आपके सामने है। पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं, बाकायदा पहले पेट्रोल भरवाते हैं और फिर जब पैसा निकालकर पंप कर्मचारी को दिया जाता है, उसी वक्त पीछे बैठा हुआ शख्स पंप कर्मचारी के कट्टा लगा देता है, यानी बंदूक की नोक पर उसके पास जो कैश था 45,000 रुपए, उसे लूटकर बदमाश फरार हो जाते हैं। अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। इन दोनों ही बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। ये दोनों बदमाश CCTV में तो कैद हो गए हैं क्योंकि खुलेआम इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकायदा ग्राहक बन के पहले आए, अपनी बाइक में पेट्रोल भी भरवाया और पेट्रोल भरवाने के साथ ही साथ कर्मचारी से 45,000 रुपए लेकर फरार भी हो गए।
बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से। ब्लॉक समिति चुनाव में जीत का जश्न मना रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आप नेता जीत का जुलूस निकाल रहे थे और इसी दौरान कांग्रेसी भी वहां पर आ गए। फिर दोनों के बीच में तीखी बहस होनी शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों ही तरफ से पत्थर और ताबड़तोड़ गोलियां भी चलने लगी। ये बवाल बहुत देर तक चलता रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्राता रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि उनके साथ जमकर मारपीट हुई और इसके बाद फायरिंग भी की गई, जिसमें 5 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए। चार लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हिंसक झड़प की शुरुआत कैसे हुई, आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। ब्लॉक समिति चुनाव में जीत के बाद आप नेता धन्यवाद रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता भी वहां एक घर में मौजूद थे। तभी दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के आया नगर में हुए रतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रतन को हमलावरों ने 69 गोली मारी थी, 72 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 69 गोली रतन को लगी थी। यह हत्या पुरानी रंजिश का बदला बताई जा रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी एंगल सामने आया है। सूत्रों के अनुसार विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को इस हत्याकांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पिछले महीने 30 नवंबर को हमलावरों ने रतन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। हमलावरों ने सुबह सुबह इस वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में पता चला है कि 2024 से 2 परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को इस हत्याकांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में बीते 30 नवंबर को हुए मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ। 50 साल के रतन नाम के शख्स को बदमाशों ने 69 गोलियां मारी थी। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने 72 राउंड फायरिंग की थी। काले रंग की कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ये गोलियां मारी। हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि रतन की हत्या के लिए विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रतन हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, इसकी स्पेशल सेल है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विदेश में बैठे हुए वो कौन गैंगस्टर्स हैं, किन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर यह काम थमाया, किसे ये काम थमाया गया, कुमार इस पर क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि बीते 30 नवंबर को दिल्ली के आया नगर इलाके में, दक्षिणी दिल्ली का इलाका पड़ता है, यहाँ पर 50 साल के रतन को सुबह 6 बजे के करीब जो है 69 गोलियां मारी गई थी। कुल 72 गोली चलाई गई, जिसमें से 69 गोली जो है रतन को लगी थी, फिर जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है, कि रतन का बेटा जो दीपक है तरफ से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो मृतक अरुण है, उसका मामा कमल, जिसपे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो अभी फरार चल रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ फरार चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बिल्कुल ठीक है, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को जल्द और पकड़ा जाएगा। इस मामले में और खुलासे होंगे। शुक्रिया अनुराग आपका सोनू तमाम जानकारी के लिए। अभी अभी में बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां के मीरा भाईंदर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस गया। आज सुबह मीरा रोड के स्वामी नारायण मंदिर के पास अचानक पारिजात इमारत में तेंदुए के घुसने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दहशत तो होनी ही थी, बड़ा रिहायशी इलाका है, इतनी बड़ी आबादी है और तेंदुआ यहाँ पर आ गया। कैसे आ गया? बिल्डिंग के एक फ्लैट में भी घुसा। अपने हमले से उसने एक लड़की को घायल कर दिया। आदमखोर के अटैक में सोसाइटी के 3 लोग घायल हुए हैं। तेंदुआ अभी भी इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। फायर ब्रिगेड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी हुई है।
रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने पर पूरे इलाके में हड़कंप है। इलाके के लोग डरे हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग आदमखोर के डर से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम सोसाइटी में तेंदुए की तलाश में जुटी है। वहीं तेंदुए के हमले में घायल लोगों का इलाज भी कराया जा रहा है। अगर लोगों को ये खबर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग दहशत में हैं, तो इसी का दूसरा पक्ष भी आप देखें, ये तेंदुआ भी दहशत में होगा। और इसलिए जब कोई जानवर दहशत में होता है तो वो सीधा आक्रमण करता है और 3 लोगों को उसने घायल कर दिया। बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर से भी आ रही है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब रिहायशी इलाके में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। जी हां, यहां भी तेंदुए को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आदमखोर के डर से लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कई लोगों ने तेंदुए की दहशत से खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। इस दौरान तेंदुआ गली में एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगाता रहा। बाद में कॉलोनी में घुसने की तेंदुए की खबर वन विभाग को दी गई। पिंजरे और जाल के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वहां घंटों तक अफरा तफरी मची रही। करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। तेंदुए का एक और वीडियो आया है। इसमें लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ इधर से उधर भाग रहा है। शहर के कृष्णपुरा कॉलोनी में तेंदुआ पहले कूदकर एक घर में गया, फिर छलांग लगाकर बाहर निकला, सामने वाले घर में चला गया। तेंदुए के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम और आसपास की कॉलोनी के लोग पहुंचे। इससे पहले भी आबादी क्षेत्र में तेंदुए के आ जाने के कारण लोगों में डर का माहौल था। अब दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच कृष्णपुरा में आदमखोर की दस्तक की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां तेंदुए ने एक 5 साल की बच्ची की जान ले ली। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में दबे पांव आकर तेंदुए ने बच्ची पर अचानक अटैक कर दिया। किसी को कुछ समझ आता है, इतनी देर में तेंदुआ बच्ची को उठाकर भाग गया। बाद में काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव जंगल से बरामद हुआ। तेंदुए के इस हमले से पूरे गांव में दहशत है। वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ पूरे इलाके में तेंदुए की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो तब तक बाहर ना निकले जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता। तेंदुए के बाद अब खबर बेकाबू गजराज की। झारखंड में इन दिनों गजराज लोगों पर यमराज बनकर टूटे हैं। राज्य के रामगढ़ में जंगली हाथियों के झुंड ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की जान ली। हाथियों ने लोगों की फसल और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के तांडव में 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले मंगलवार को हाथियों के झुंड ने सुरक्षा कर्मी को पटक कर मार दिया। हाथियों के लगातार बढ़ रहे हमले से गांव के लोग गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन हाथियों को यहां से भगाया जाए। वन विभाग की टीम हाथियों को हटाने के लिए पेट्रोलिंग तो कर ही रही है। ये देखो, पूरा धान को पूरा एक कर दिया है। ये देखो, पूरा धान को पूरा एक कर दिया है। अब गांव वालों का कहना यह है कि जंगली हाथियों का यह झुंड पिछले 1.5 महीने से रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो इलाके में लगातार घूम रहा है। इस दौरान कई किसानों की फसलें बर्बाद भी हुई हैं और घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि लोग पूरी रात जागकर काटने को मजबूर हैं। हाथियों ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथियों के सामने जो आया उसी पर उन्होंने अपना गुस्सा उतार दिया। इधर से निकल के तुम लोग भाग जा, मतलब इधर बारी तरफ है, तो हम लोग इधर खोले ने, तब तक तो हाथी आ गया दौड़ के। तो पकड़ लिया हम लोग को। हमको पकड़ने मतलब नहीं सका, तो मेरा माँ को पकड़ लिया। वो बूढ़ी आदमी कितना दौड़ेगा। उसके बाद मर्डर कर लिया। हाँ, उसके बाद फिर ऊपर तरफ फिर आ गया, तो आरे को बूढ़ी को पकड़ लिया, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद इधर आया। उसके बाद फिर हम लोग को फिर आगे 4 नंबर तक कूदाया। पूरा बस्ती को तहस-नहस किया गया। हाँ, पूरा मतलब उधर नीचे तरफ हम लोग गए, उधर भी पूरा घर तोड़ दिया है, 10 गो घर। अब 4 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं ग्रामीण गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाथियों का झुंड पिछले कई महीनों से इलाके में घूम रहा था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हाथियों के हमले में लोगों की जान जा रही है। वन विभाग केवल खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है पूरे ये मैंने कहिए कि इस क्षेत्र में जो भी घटना घट रही है, और ये घटना जो कम बड़ी घटना नहीं है। 4 को जान जो गई है, 5 है ना, और 3 तो पहले उधर से हुआ घटना।
मैंने 8-10 आदमी का लगभग ऐसा मौत हुआ हाथियों के द्वारा। और ये आतंक जो सीधा सीधा दोषी अगर है तो वन विभाग के लोग हैं, जो इनका कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनको देख रेख नहीं कर रहे कि हाथियों को हम ले जाए और हाथियों को हम कब्जा करें। यहाँ के पब्लिक पीछे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, घर उजड़ रहा है, धान ये हो गया, कितना का फसल बर्बाद हुआ, बहुत तरह का जो घटनाएं घट रही, सब सारा जवाबदेही है वन विभाग का। वन विभाग की टीम पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जंगली हाथियों को भगाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार की गई है, वो तैनात भी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगली इलाके में वो ना जाएं, रात में घर के आसपास आग जलाकर रखें, हाथियों की मूवमेंट की खबर तुरंत वन विभाग को दें। तो 2 महिला 2 पुरुष कुल टोटल 4 को का नुकसान किया और हम लोग उसका जो भी सरकारी नियमानुसार हम लोग उसको अभी 25-25 हज़ार रुपया मुआवजा देंगे। बाकी प्रोसेस के तहत उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। वन विभाग तरफ पहले से भी इन लोगों को हटाने के आगाह किया जा रहा था। बहुत डेली, यानी करीब 20 दिनों से 1 महीना से डेली हम लोग का क्वार्टी का टीम, हम लोग का स्टाफ, हम सब जा करके बोलते हैं कि अपना बचाव भाई आप लोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग बाहर में घूम रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आग लगा घर के अगल बगल छोड़ दीजिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। लेकिन उन लोग ने फोटो खिंचाने जाता है तो कोई शराब पी करके जाता है। अभी बेंगलुरु के हुलीमंगला में सड़क पर चल रहे एक बुजुर्ग पर बैल ने हमला कर दिया। बुजुर्ग जब सड़क पर किसी काम के लिए जा रहे थे तभी एक बैल ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। बैल ने बुजुर्ग को हवा में पहले उछाला जिससे वो जमीन पर गिरे, उनकी गर्दन पर गंभीर चोट आई। आइए अब आपको पार्लियामेंट से एक अच्छी तस्वीर भी दिखाती हूं। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद पीएम ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की। इस मीटिंग में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी शामिल हुई, समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव रहे, राजीव राय भी इस मीटिंग में हिस्सा थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या जो बड़े चेहरे वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, इसके अलावा विपक्ष के भी चेहरे इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी बैठे हैं। प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कह रही हैं जिस पर नरेंद्र मोदी ठहाके लगाते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।